क्लाइमेटोलॉजी बेसिक्स है, वैसे तो कोई भी देख सकता है, बट एमए ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर एमडीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ। सबसे पहली जो यूनिट है आपकी, तो उस यूनिट में सबसे पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आज आ ही जाता है जनरली पेपर में, तो देख लेते हैं इसको फटाफट से। क्लाइमेटोलॉजी डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड हम रेलेवेंस भी लिख लेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन पूरा आपका 14 मार्क्स का जो है वो रेडी हो जाए। ठीक है। ओके, सो लेट्स डू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की, इसके अंदर हम एवरेज वेदर कंडीशंस पढ़ते हैं फॉर ओवर अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 ईयर्स। सबको पता है ज्योग्राफी की दो ब्रांचेज हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की एक इंपॉर्टेंट सब ब्रांच है क्लाइमेटोलॉजी, जिसके अंदर हम क्लाइमेट पढ़ते हैं, वेदर नहीं पढ़ते। वेदर होता है कि आज बारिश का मौसम है, कल गर्मी थी, परसों ठंड है, इस टाइप का, ये होता है वेदर शॉर्ट पीरियड टाइम पे। लेकिन जब हम एक जगह का एवरेज पढ़ते हैं कि एक जगह पे एक बहुत लंबे समय तक, जनरली वो 30 ईयर माना जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी और आईएमडी भी उसको 30 साल मानती है। तो 30 साल तक एक एरिया पे, एक रीजन में, एक देश में, एक कंट्री में, कहीं भी एवरेज वेदर कंडीशंस जो उस प्लेस पे रहे हैं और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। It helps us understand how and why climate varies from region to region and how it affects human life and the physical environment. Obviously, geography में हम human और natural features की interaction को पढ़ते हैं, तो climatology में जो हम एक place का climate पढ़ते हैं, तो उससे हमें ये भी देखते हैं कि वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न्स क्या हैं, कि किसी रीजन में क्लाइमेट ऐसा है, किसी रीजन में क्लाइमेट ऐसा है, ये सब पढ़ते हैं। और जो वो क्लाइमेट है, वो वहाँ की ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, और ह्यूमन लाइफ और फिजिकल इन्वायरमेंट में उस क्लाइमेट की वजह से क्या रिलेशन है। ठीक है, दिस इज क्लाइमेटोलॉजी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में ये लिखना है। तो बेसिक अब फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम देखें, तो क्लाइमेटोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, किसकी? क्लाइमेट की साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, उसके और जो क्लाइमेट की साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। अब क्लाइमेटोलॉजी जो वर्ड है, उसका ओरिजिन कैसे होता है? तो एक वर्ड होता है क्लीमा, KLIMA, KLIMA, क्लीमा। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लोप या इंक्लिनेशन। ठीक है। ओके। और लॉजी का मतलब तो हमें पता ही है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ या साइंस कहीं ना कहीं। तो क्लीमा स्लोप हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से फिर ये वर्ड जो है यहाँ पे निकल के आ गया क्लाइमेटोलॉजी, क्लीमा से क्लीमेट ऐसे करके। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम एक साइंटिफिक स्टडी है, पहली बात तो ये किसकी? क्लाइमेट की स्टडी है, क्लाइमेट के एलिमेंट्स की स्टडी है। जनरली 3 एलिमेंट्स होते हैं मेन जो क्लाइमेट के हो गए एलिमेंट्स, यानी कि क्लाइमेट जो है वो इन एलिमेंट्स पे डिपेंड रहता है। कौन कौन क्या क्या हो गया वो? टेम्परेचर, प्रेशर और मॉइस्चर। हमेशा ये याद रखना है, MPT। ठीक है, या PTM से कर सकते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, राइट? PTM से प्रेशर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ये 3 मेजर एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट के, कि प्रेशर कैसा है तो क्लाइमेट ऐसा होगा, टेम्परेचर कैसा है तो क्लाइमेट ऐसा होगा, मॉइस्चर कैसा है तो क्लाइमेट ऐसा होगा। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी क्या है? क्लाइमेटोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, किसकी? स्टडी ऑफ द क्लाइमेट की, क्लाइमेट के एलिमेंट्स की, क्लाइमेट के पैटर्न्स की, कि पूरे वर्ल्ड में कैसा क्लाइमेट है, कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका लॉन्ग टर्म बिहेवियर क्या क्या है। क्लाइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ क्लाइमेट है, उसके एलिमेंट्स की स्टडी है, उसके पैटर्न की स्टडी है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी है, और उसके लॉन्ग टर्म बिहेवियर की स्टडी है। कॉपन है, ठीक है, थॉर्नवेट है, और त्रिवर्था है। ये इंपॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजिस्ट है कुछ, जिन्होंने वर्ल्ड के क्लाइमेट्स को साइंटिफिकली क्लासिफाई करा है। कौन कौन? कॉपन, थॉर्नवेट और त्रिवर्था। सेकेंड यूनिट में हमारा है, आता है हमारा ये कॉपन का क्लासिफिकेशन और थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन थर्ड यूनिट में है। ठीक है, बट देख बताऊंगी थर्ड यूनिट में हमें क्या करना है क्या नहीं। मैं फिलहाल यहाँ फोकस करो, क्लाइमेटोलॉजिस्ट के नाम है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन में स्कोप पे अगर नेचर पे आता है तो हम ये लिखेंगे कि कॉपन
थॉर्नवेट और त्रिवर्था जो है, इन्होंने वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासिफाई करा है कि इस पार्ट में ये क्लाइमेट है, इस पार्ट में ये क्लाइमेट है, इस तरह से क्लासिफिकेशन दी इन्होंने साइंटिफिक तरीके से वर्ल्ड के क्लाइमेट्स की। तो हमने जब भी क्वेश्चन आएगा ये कि क्लाइमेटोलॉजी की डेफिनेशन है नेचर एंड स्कोप पे, अगर 14 मार्क पर क्वेश्चन है तो पहले ये इंट्रोडक्शन लिखना है, देन यू नीड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, देन यू नीड टू राइट द नेचर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। अब इसमें हम 5 पॉइंट लिख देंगे, फिर स्कोप है, स्कोप में 5 पॉइंट लिख देंगे, एंड देन रेलेवेंस, इसमें भी 5 पॉइंट लिख देंगे, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। क्वेश्चन हो गया 14 मार्कर। जब 15 पॉइंट लिख के आ रहे हैं तो इजीली यू विल गेट द मार्क्स। तो नेचर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, अब क्लाइमेटोलॉजी देखो, जो हमने ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी जो है उसका कैसा नेचर है, तो वही क्लाइमेटोलॉजी का नेचर है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी भी तो ज्योग्राफी की सब ब्रांच है। तो पहले तो लिख देंगे कि भाई ये एक स्पेशल सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली क्लाइमेट को हम स्पेस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि क्यों राजस्थान ड्राई है, क्यों मेघालय में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल आती है। फिर एक टेम्पोरल, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, हम मानसून देख रहे हैं 100 साल तक, एल नीनो साइकिल्स, ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड्स, हम बहुत टाइम के हिसाब से पूरा 30 साल का एवरेज हम पढ़ रहे हैं। एवरेजेस की साइंस है क्लाइमेटोलॉजी, एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक साइंस है। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, थर्मामीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस हम क्लाइमेटोलॉजी में कर रहे हैं। राइट, फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ऑब्वियसली सिर्फ ये जो है मेट्रियोलॉजी इसकी सिस्टर साइंस है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, ओशियनोग्राफी, एग्रीकल्चर, इनसे भी कनेक्ट होती है। और प्रोडिक्टिव, ये हमें फ्यूचर क्लाइमेटिक रिस्क प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है, चाहे वो हीट वेव्स हो, ड्रॉट्स हो या साइक्लोन्स हो। तो इस क्वेश्चन में पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, देन हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, उसमें हमने थोड़े क्लाइमेटोलॉजिस्ट की बात करी, देन हमने इसका नेचर लिखा, जिसमें कि एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी है, जिसमें हम इसमें वेरियस वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स और ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। टेम्पोरल स्टडी है, टाइम के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें कर रहे हैं। एक एवरेजेस की स्टडी है, एक प्रिडिक्टिव स्टडी है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है ठीक है, और एक स्पेशियल स्टडी है, स्पेस में हम चीज़ें देख रहे हैं कि क्यों एक रीजन गर्म है, क्यों एक रीजन जो है हमारे पास बारिश ज़्यादा हो रही है, ये सब। फिर आता है स्कोप। स्कोप के नेचर तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो है कैसा। स्कोप जनरली आता है कि सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते क्या है। तो बताया था मैंने, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स पढ़ते हैं, उसके प्रोसेसेस पढ़ते हैं, वो पैटर्न पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म बिहेवियर पढ़ते हैं। तो वही पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। अब क्लाइमेटोलॉजी भी देखो 3 टाइप की जनरली हो गई। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने बताया था कि जो ज्योग्राफी है उसको हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी। यहाँ पे भी हम स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक तो पता है आपको क्लाइमेटिक एलिमेंट्स तो पढ़ ही रहे हैं, हम क्लाइमेटिक प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेटिक की क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं। फिर एक रीजनल क्लाइमेटोलॉजी और अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। अब ये कैसे लिखा, जनरली इसमें हम ना इंडेक्स ही लिखते हैं। अगर मैं बोलूँ जियोमॉर्फोलॉजी का क्या स्कोप है, तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपने क्या क्या पढ़ा, अगर हम सिलेबस को देखें, एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस, और रीजनल जियोमॉर्फोलॉजी, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थ का इंटीरियर। तो ये सारा क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी का स्कोप है जो हम पढ़ रहे हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी का क्या स्कोप है, क्लाइमेटोलॉजी के सिलेबस में जो लिखा हुआ है वही वही लिखना होता है। इंडेक्स जो होता है कि वेदर और वेदर डिस्टर्बेंसेस, एयर मासेस, फ्रंट्स, साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज, ये सब, मॉनसून विंड्स, ग्लोबल क्लाइमेटिक सिस्टम जो ये क्लासिफिकेशन है, फिर कॉपन की और थॉर्नवर्ट की, फिर मेजर क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रॉपिकल पोलर, ये सब, फिर क्लाइमेट चेंजेस क्यों हुए हैं, पॉसिबल कॉजेस क्या है, उसके एसिड रेन की प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा सिलेबस है ना। सिलेबस खोल के देखो, यही सिलेबस है। तो वही तो स्कोप होता है सब्जेक्ट का। तो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कैसा है, प्रेशर बेल्ट्स कैसी है, मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ते हैं, एंड मॉनसून मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये सब है हमारा यूनिट 1 में। क्लाइमेटिक एलिमेंट्स भी, क्लाइमेटिक प्रोसेसेस है, फिर हीट बजट हो गया, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, साइक्लोजेनेसिस है, एयर मास है, फ्रंट फॉर्मेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन है, देखा ना यूनिट 2 में। फिर हमने ये भी देखा कि इनकी जो सिस्टम इन्होंने डेवलप करे हैं क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के, वो है। फिर रीजनल क्लाइमेटोलॉजी है, इंडियन मानसून, टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैं, पोलर क्लाइमेट्स हैं। अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में जैसे हेल्प होता है, अर्बन अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट हम इसमें पढ़ते हैं। अर्बन हीट आइलैंड देखो ध्यान से देखो, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स क्या क्या है, पीटीएम बताया था, प्रेशर, पीटीएम प्रेशर बेल्ट्स है वर्ल्ड में, राइट, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, मॉनसून मैकेनिज्म कैसा है आसपास, रेनफॉल टाइप्स हम पढ़ते हैं इसके अंदर, जेट स्ट्रीम्स हम पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो पढ़ते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, बताऊंगी ये प्रेशर से रिलेटेड ही है। क्लाइमेटिक प्रोसेसेस में हम हीट बजट देखते हैं कि इतनी जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन में सन की इंसोलेशन आती है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन हो जाती है। हीट बजट पूरा पढ़ते हैं इसमें कि कितना जो है वो
डिस्ट्रीब्यूशन ये बैलेंस रहता है। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी के कंडीशंस और स्टेबिलिटी के कंडीशंस, कि अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो बैड वेदर है, रेनफॉल अच्छा है तो गुड वेदर है, ये कुछ मेट्रोलॉजिकल टर्म्स हैं। क्लाउड कैसे फॉर्म हो रहा है, साइक्लोजेनेसिस है, एयर मास बन रहे हैं, फ्रंट उनके साथ फ्रंट है डिफरेंट एयर मासेस के साथ में, वो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो इन्होंने करा हुआ है। फिर रीजनल क्लाइमेटोलॉजी की पोलर जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो कैसा है, इंडियन मॉनसून कैसा काम करता है, और टेम्परेट साइक्लोन जनरली मिड लैटिट्यूड्स में टेम्परेट साइक्लोन ज़्यादा होते हैं तो क्यों होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी है। क्यों होते हैं ये तो हम देखेंगे जब साइक्लोन वाला कंसेप्ट बताऊंगी, बट हम सिलेबस को सिर्फ उतना ही करेंगे जिससे पेपर में आपके फुल मार्क्स आ जाए। यूट्यूब पे मैं उतना ही कराऊंगी। फिर है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। तो अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी कहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी को आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपको हेल्पफुल है। अर्बन एग्रीकल्चर क्लाइमेटोलॉजी में क्रॉपिंग पैटर्न पता लगता है इससे। अर्बन क्लाइमेटोलॉजी में अर्बन हीट आइलैंड का एक ही कंसेप्ट है। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, जनरली जब हम देखें अर्बन रीजन्स में, सिटीज़ में रात में भी जो है ठंड गर्म रहता है। टेम्परेचर मतलब इतना रेंज, ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर में इतना फर्क नहीं आता। मतलब जो सुबह जो टेम्परेचर है, रात को जो टेम्परेचर, उसमें इतना फर्क नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री, पॉल्यूशन बहुत कुछ है। तो उस फिनोमिना को अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। मेडिकल क्लाइमेटोलॉजी, टूरिज्म क्लाइमेटोलॉजी, डिजास्टर क्लाइमेटोलॉजी, फ्लड, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स। अभी हमने वो भी कराई है आर्टिफिशियल रेन, दिल्ली में जो कि फेल हो गया प्रोसेस। क्यों करानी पड़ी, क्लाइमेट वहाँ पे ढंग से काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे इश्यूज भी हैं, है ना। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझने में कि नेचुरल हजार्ड साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में, जनरली अब अरेबियन सी में भी आने लग रहे हैं। ड्रॉट्स जो हैं, हीट वेव्स है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम में हेल्प करता है ये। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में, अर्बन प्लानिंग में, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में आज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इसके इम्पैक्ट है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन हेल्थ। तो यही है रेलेवेंस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। एक तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फिर प्लानिंग से रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, नेचुरल हजार्ड्स में समझ आएंगे, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्बन प्लानिंग में हमें हेल्प करेगा, ग्रीन हाउस गैसेज समझने में हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में क्लाइमेट डेटा एसेंशियल है, एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जेट स्ट्रीम्स अगर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में तो फ्लाइट अच्छे से नहीं हो पाएंगी। फॉग जो है वो भी इफेक्ट करता है रोड और रेल ट्रांसपोर्ट को, तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं, तो ये रेलेवेंस है। हीट स्ट्रेस अगर ज़्यादा ही, हीट स्ट्रोक्स हो जाते हैं, वेक्टर डिजीजेज बढ़ जाते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ही, तो ये ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सब रेलेवेंस है इसकी। ये एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट है, और उसके मेन टेम्परेचर, विंड्स, रेन, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, और क्लाइमेटोलॉजी इस पे डिपेंडेंट है। या डायरेक्ट आप वर्ल्ड मैप भी बना सकते हो इसी के अंदर, मेजर क्लाइमेट दिखा के, मतलब ये आपने वर्ल्ड मैप बना दिया, इक्वेटर दिखा दिया, ये 10 डिग्री तक इक्वेटेरियल टेम्परेचर है आपका, इक्वेटेरियल क्लाइमेट है, ठीक है। ये पूरा हम एक क्लाइमेट दिखा सकते हैं, या आप वो वाला डायग्राम भी बना सकते हो कि ये इधर ट्रॉपिकल, फिर यहाँ पर सब टेम्परेट, सब टेम्परेट, जो वाला पूरा डायग्राम है वो वाला बना के बिल्कुल बना सकते हैं इसमें। तो कंक्लूजन, क्लाइमेटोलॉजी कोर ब्रांच है ज्योग्राफी की, जो एक्सप्लेन करती है कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है, क्लाइमेट क्यों वेरी करता है, हाउ ह्यूमंस कैन अडेप्ट टू क्लाइमेटिक रिस्क इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस आर इम्पॉसिबल विदाउट क्लाइमेटोलॉजिकल नॉलेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके बिना नहीं वो जो है रहेगी। पेरिस एग्रीमेंट डील है हमारी, और मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल है, ये सब इसकी बात यहाँ पे होती है, ठीक है। ये डायग्राम जरूर देख लेना एक बार अच्छे से, कि यहाँ पे एक डायग्राम जरूर बना के आना है, ठीक है, वर्ल्ड के क्लाइमेटिक टाइप्स का। उससे इंपॉर्टेंट से मार्क्स मिल जाते हैं कि भाई ये जो क्लाइमेटिक टाइप्स को हम वर्ल्ड के स्टडी कर रहे हैं, फिर रेलेवेंस लिख देना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, चेक कर लेना इसको, ठीक है, गूगल पे मिल जाएगा आपको। फिर क्लाइमेटिक एलिमेंट्स, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर एंड मॉइस्चर। अब जो आपका यूनिट 1 में क्वेश्चन है ना, वो इन दोनों टॉपिक से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वेट, मैं बता दूंगी आपको, ये वाला टॉपिक और जब कवर हो जाएगा वहाँ पे आप वीडियो बंद कर सकते हो यूनिट 1 के लिए। आगे जिसको समझना हो बाकी जो जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट है, क्योंकि उस पर 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप पूरी वीडियो देख लेना, मैंने उसी हिसाब से कराया है कि आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाए और 2 नंबर के हो जाए, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी बीच में स्किप कर देना, क्योंकि मैं उसी हिसाब से आगे कंसेप्ट कराऊँगी, ठीक है। तो जो आपका यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन बन सकता है वो या तो डायरेक्ट ये बन जाएगा 14 मार्कर,
कि क्लाइमेटोलॉजी की डेफिनेशन, नेचर, स्कोप और रेलेवेंस बता दो, या ये बन जाएगा क्लाइमेटोलॉजी की डेफिनेशन बता दो और उसके जो एलिमेंट्स हैं क्लाइमेटिक एलिमेंट्स वो बता दो। या पहला क्वेश्चन बन सकता है कि क्लाइमेटिक एलिमेंट्स पे सिंपल नेचर स्कोप डेफिनेशन पे नहीं बना, सिर्फ डायरेक्ट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स पे बन गया। या क्वेश्चन बन गया प्रेशर पे, मतलब इन तीनों में से किसी एक इंडिविजुअल क्लाइमेटिक एलिमेंट पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो आपको तीनों आने ही चाहिए अच्छे से, और तीन ही सिलेबस में मेंशन है तो तीन ही मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में पहले लिखेंगे क्लाइमेटिक रीजन का जो है वो कुछ बेसिक एलिमेंट्स से पता लगता है हमें, जो हम क्लाइमेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। तीन मोस्ट फंडामेंटल बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ये जो एलिमेंट्स हैं ये वेदर पैटर्न्स को, क्लाइमेटिक टाइप्स को एंड ऑल द एटमॉस्फेरिक प्रोसेस जितने भी हैं उसको वो कंट्रोल करते हैं। और क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने के लिए जो तीनों ये कंसेप्ट हैं आपको पता होने चाहिए, और ये जो है बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। सिलेबस में यही मेंशन्ड है, नेचर एंड स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड क्लाइमेटिक एलिमेंट्स, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर एंड मॉइस्चर, ठीक है जी। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, देखो ये क्वेश्चन एक सिंगल सिंगल पे बन सकता है, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे शॉर्ट नॉट डिटेल डिस्कशन, तो इसलिए ध्यान से सुनना। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। एयर जो है उसकी कितनी, उसमें कितनी डिग्री ऑफ टेम्परेचर है, कितनी डिग्री हॉटनेस है, कितनी डिग्री कोल्डनेस है, जो कि हम डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो कैसे डिपेंड करता है कि एक जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक जगह का कम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी फैक्टर होता है लैटिट्यूड, ये आपको भी पता है लैटिट्यूड, राइट। कि अगर हम इक्वेटर पे देखें तो इक्वेटर पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे सोलर एनर्जी कम आती है, तो इनकी वो लैटिट्यूड उसका वहाँ पर है, तो इस वजह से। और लैटिट्यूड इनडायरेक्ट जो फैक्टर है वो किसका है? इंसोलेशन कितनी रिसीव हो रही है ना, सूरज से, और जो अर्थ का जो टिल्टेड एक्सेस है वो, और जो अर्थ जो है रेवोल्यूट और रोटेट कर रही है उसकी वजह से लैटिट्यूड का एक पूरा प्राइमरी फैक्टर बन जाता है आपका, ठीक है। फिर आता है टोपोग्राफी का फैक्टर। अगर कोई ऊपर एक मान लो आपका तिब्बतन प्लेट्यू है, राइट। तिब्बतन प्लेट्यू जो है थोड़ा ऊपर है हाइट में, तो उसमें क्या हो रहा है, जो ये सन की इंसोलेशन आ रही है उसको कम थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना पड़ रहा है, तो वो क्या कहते हैं, गर्म रहता है। आई मीन सॉरी, जो इंसोलेशन है वहाँ पर वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हाँ, ऑल्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये भी पता होना चाहिए कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट, है ना। भाई लैप्स ऑफ टेम्परेचर जनरली होता है, देख सकते हैं कि भाई हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं हम लैप्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो एक जगह किस पे डिपेंड कर रहा है, लैटिट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट किसका फैक्टर है, अर्थ की मूवमेंट्स का और अर्थ के टिल्टेड एक्सिस का और इंसोलेशन जो रिसीव हो रही है उसका। टेम्परेचर जो है वो और डिपेंड करता है किस पे, ऑल्टीट्यूड पे। वो और डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम सी से, भाई सी से आप कितना पास हो, कॉन्टिनेंटलिटी जनरली हम बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है सी का उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। और फिर डिपेंड करता है वो ओशन करंट्स पे। अब वार्म ओशन करंट से वो टेम्परेचर बढ़ा देंगे, कोल्ड ओशन करंट से वो टेम्परेचर घटा देंगे। ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट ये बीए में ही पढ़ा है हमने, ठीक है, तो इतने लिख के आ सकते हो। उसके बाद टेम्परेचर जो है डेफिनेटली स्लोप एंड एस्पेक्ट भी एक फैक्टर है। इस इंडिया में जो साउथ स्लोप, सदर्न स्लोप है माउंटेन्स की, वहाँ पर हीट ज़्यादा आती है ना। फिर क्लाउड कवर भी एक फैक्टर है, तो ये 6 फैक्टर हमने लिख दिए टेम्परेचर के, ठीक है। समझ में आई क्या ये बात? दोबारा सुनो, मैंने बोला कि क्लाइमेटिक एलिमेंट्स यानी कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्लाइमेट को चेंज करते हैं, क्लाइमेट मतलब उनकी वजह से क्लाइमेट एक जगह का ऐसा है वैसा है। तो एक तो हो गया एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको आप मेजर कर सकते हो। और जो टेम्परेचर है वो भी डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, जैसे कि लैटिट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया, ओशन करंट्स हो गए, ऑल्टीट्यूड हो गया, स्लोप या एस्पेक्ट हो गया, जनरली टोपोग्राफी का जो पार्ट होता है हमारा, है ना। और सदर्न स्लोप्स में इंडिया में ज़्यादा वो होता है, कॉन्टिनेंटलिटी वाला हमने पार्ट देख लिया। और एक और जो हमने पढ़ा है लास्ट में वो क्या है, क्लाउड कवर, कि भाई क्लाउड कवर कितना है, ठीक है। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब देखो, ये तो हमें पता ही है, इसमें हम ना आइसोथर्म का बना सकते हैं मैप।
जनवरी का और जून का। अब देखो आपको पता है ये कि जो सॉलिस्टिस है वो हमारा होता है अ, दिसंबर में एंड जून में, राइट। समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस, जहाँ पे एक टाइम पे जो सनरेज हैं ज़्यादा वो पड़ रही होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और एक टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, उसको सॉलिस्टिस बोलते हैं, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है तो टेम्परेचर उस टाइम पे देखो, जनरली एक एनालॉगी तो बताती हूँ तुम्हें। हमें लगता है कि टेम्परेचर जो है मैक्सिमम वो 12 बजे होता होगा, बट ऐसा नहीं है। लैंड की जो स्पेसिफिक हीट है वो कैसी है वाटर के कंपैरिजन में, कमेंट से मेरे को बता दो। इतना मैं बता देती हूँ कि जो लैंड है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से जो हीट है सूरज की, जो गर्मी उसकी वजह से जो होती है वो 12 बजे से नहीं, मैक्सिमम टेम्परेचर 2 बजे के आसपास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिमिलरली सॉलिस्टिस हमारे दिसंबर में और जुलाई में जून में होते हैं। बट हम अगर पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को जो मैक्सिमम कहाँ है, तो हम उसको जनवरी और जुलाई की आइसोथर्म लेके पढ़ते हैं। इसीलिए किताबों में हमें जुलाई और जनवरी के जो आइसोथर्म्स हैं वो दिए होते हैं। तो हम फैक्टर्स लिख रहे हैं, क्लाइमेटिक इफेक्ट्स देख रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये लिखना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या, उसको फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो आइसोथर्म से पता लगता है, ठीक है। और इसको भी आप फैक्टर्स में भी आप लिखो प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी या मॉडिफाइंग फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर में आप लेटीट्यूड डालो, फिर आप लिखो कि भाई अगर लेटीट्यूड प्राइमरी फैक्टर है, सेकेंडरी फैक्टर नहीं होते, तो जो आइसोथर्म्स हैं वो लेटीट्यूड के पैरेलल होने चाहिए। बट आइसोथर्म्स जो है वो ऐसे होते हैं, राइट। आइसोथर्म्स पैरेलल थोड़ी होते हैं लेटीट्यूड के, तो इसलिए सेकेंडरी फैक्टर और मॉडिफाइंग फैक्टर्स भी हैं। और मॉडिफाइंग फैक्टर्स में फिर आप ये वाले फैक्टर्स जो है लिख सकते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर्स होते हैं नियर द इक्वेटर, लो टेम्परेचर नियर द पोल। और यहाँ पे आप वो पूरा ग्लोब बना के दिखा सकते हैं कि भाई ये ट्रॉपिकल है, इतना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, फिर यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है, फिर यहाँ पे पोलर क्लाइमेट है। ये आप डायग्राम इसमें बना के दिखा सकते हैं। इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर कैलेंडर्स हैं, क्रॉप टाइप्स हैं वो आपके जो है डिपेंड करते हैं। फिर आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर टेम्परेचर पे अलग से क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल 14 मार्क्स का, तो हम लिख लेंगे भाई। एक बार हमने लिख दिया पहले कि टेम्परेचर ये क्लाइमेटिक एलिमेंट है, 2-4 लाइन इसमें लिख दी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। फिर हमने ग्लोब बना ये जो मैंने आपको बताया ये वाला डायग्राम बना लिया, फैक्टर्स के बारे में लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में आइसोथर्म्स के बारे में बता दिया। और आइसोथर्म्स का अगर आप बना सको दिसंबर का, जनवरी और जुलाई के आइसोथर्म्स, तो ज़रूर बनाना। अगर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो वैसे बनाने थोड़े से प्रैक्टिस लगेगी, बट ठीक है, चेक कर लेना अगर हो सके तो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर अबव अ पॉइंट। जो ये एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं खड़ी हूँ तो मेरे ऊपर जो इतनी ये हवा का कॉलम है, इतना ये वेट मुझ पे एक्सर्ट कर रहा है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर। इसको हम मिली बार्स में मेजर करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो आइसोथर्म है ना आपके, वो आइसोथर्म सी लेवल पे देखते हैं। आइसोथर्म जो यहाँ एक पॉइंट याद आया एकदम मेरे को, आइसोथर्म्स जो है वो आपके एल्टीट्यूड को नहीं लेके चलते, ठीक है। क्योंकि एल्टीट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो एल्टीट्यूड को नहीं लेके चलते, वो सी लेवल वो एडजस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू सी लेवल आइसोथर्म्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी वही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो टेम्परेचर को करते हैं। टेम्परेचर हो गया, अगर भाई एक जगह वार्म हवा है, गर्म हवा है एक जगह, तो हमें पता है वो क्या होगी, नहीं वो क्या ऊपर उठेगी वो, राइट, ऊपर उठेगी, यानी कि वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है ना। अब कोल्ड एयर है तो वो नीचे बैठेगी, तो कोई चीज़ नीचे बैठ रही है तो वो हैवी हो रही है, तो क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड प्रेशर जो है डिक्रीजेज विद हाइट, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होगा। रोटेशन ऑफ अर्थ प्रेशर बेल्ट्स को, वाटर वेपर कंटेंट, ह्यूमिड एयर जो है वो लाइट होती है।
ग्लोबल प्रेशर बेल्ट है हमारा, ये हम ट्राई सेल्यूलर मॉडल पढ़ते भी हैं। हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल बताऊंगी ये भी। इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई। ठीक है, मतलब लो हाई तो याद रह जाएगा। फिर इक्वेटोरियल, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर और पोलर। वेट मैंने लिखा हुआ है ये भी, लेट मी जस्ट टेल यू पहले यही। ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है देखते हैं चलो। तो वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर जो है सेवरल प्रेशर जोन्स में डिवाइडेड है, क्योंकि अर्थ के सरफेस की अनइक्वल हीटिंग होती है। अनइक्वल हीटिंग होती है तो टेम्परेचर अनइक्वल है, यानी कि प्रेशर अनइक्वल होगा। ठीक है, प्रेशर और किस पे डिपेंड करता है? ऑल्टीट्यूड पे। और किस पे डिपेंड करता है प्रेशर? अभी ऊपर पढ़ के आया है ना, जो प्रेशर है, फैक्टर्स जो प्रेशर को इम्पैक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका टेम्परेचर है, फिर एक आपका ऑल्टीट्यूड है, और फिर आपका रोटेशन ऑफ अर्थ है, एंड ह्यूमिडिटी है। रोटेशन ऑफ अर्थ एंड ह्यूमिडिटी। जी, प्रेशर बेल्ट समझो अब। जो जोन्स हैं ये, जिसमें हमने डिवाइड कर रखा है सेवरल प्रेशर जोन्स को, उसको बोलते हैं ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स। ये जो है विंड को, रेनफॉल को, ओशन करंट को, मानसून को, वर्ल्ड क्लाइमेटिक पैटर्न्स को कंट्रोल करते हैं। 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं जो कि सिस्टमैटिकली हमने सिमेट्रिकली अरेंज कर रखी है दोनों साइड्स ऑफ इक्वेटर पे। देखो, पहली बात तो ये प्रेशर बेल्ट्स बन क्यों रही हैं? क्योंकि प्रेशर हर जगह अलग अलग है। वही जो हमने फैक्टर पढ़े हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के फैक्टर्स, ह्यूमिडिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉरलिस फोर्स, जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है, और जो अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ है, ये सारे फैक्टर्स की वजह से प्रेशर बेल्ट्स बने हैं। मेजर प्रेशर बेल्ट देखो कौन सी है। अगर हम ये अर्थ बनाए, ये इक्वेटर है, ये 5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 5 डिग्री साउथ साउथ है। तो जो ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन है इक्वेटेरियल लो का। बताया था ना, इक्वेटेरियल लो। फिर जो अगला रीजन आएगा, यानी कि ये वाला रीजन, और जो ये रीजन मैंने बनाया है, ये 30 डिग्रीज के अराउंड, ये सब ट्रॉपिकल हाई। तो लो हाई बता दिया, याद करने का तरीका बता रही हूँ भाई। ये अगर अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये बना दिया इक्वेटेरियल लो, फिर ये वाली बना दी सब ट्रॉपिकल हाई, फिर ये बना दिया सब पोलर लो, फिर ये जो बच गया पोलर हाई। इस तरह से सिमेट्रिकली डिवाइडेड है अराउंड द इक्वेटर। ठीक है। तो 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ से लो प्रेशर बेल्ट है। इसको हम डोल्ड्रम भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो, इक्वेटर पे बहुत सारी सन की रेज आती है, बहुत गजब की हीटिंग होती है यहाँ पे। तो जो हवाएं हैं वो क्या होती हैं, वो ऊपर राइज होती हैं, है ना। मान लो ये इक्वेटर वाला रीजन है, ये 0 डिग्री है, और ये मानो 30 डिग्री है, और ये 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर का है। ठीक है। अब यहाँ पे इंटेंस हीटिंग हो रही है, तो हवा ऊपर राइज करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। क्यों? बहुत गजब की सनरेज पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है। तो एयर प्रेशर कैसा, जब कोई चीज़ ऊपर राइज कर रही है तो वो हल्की चीज़ थी तभी ऊपर उठी। हल्की लाइट से एल, एल से लो प्रेशर, रटने का तरीका बट समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो डोल्ड्रम्स है, कहीं कोई भी विंड यहाँ पे नहीं होती, कंप्लीट काम रीजन आपका ये रहता है। ठीक है। ये इंटेंस हीटिंग होती है, एयर उठ जाती है, तो वहाँ पे परमानेंट लो प्रेशर बनता है। अब जब लो प्रेशर बन गया, मैंने बताया था ह्यूमिडिटी इसका मतलब हाई होगी वहाँ पे, रेन हैवी होगी, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे। कैसे? देखो, जब इतनी सारी की सारी जो हवा है वो ऊपर राइज हो रही, तो हवा ऊपर राइज होगी क्या करेगी भाई? क्लाउड्स ही तो बनाएगी, तो यानी कि हैवी रेनफॉल होगी यहाँ पे। और जब ऊपर में हवा में इतना सारा पानी आ रहा है, तो ह्यूमिडिटी कैसी होगी? हाई होगी। अब जब बारिश इतनी तगड़ी होगी, तो यहाँ पे क्या होंगे? फॉरेस्ट घने होंगे। तो कैसे फॉरेस्ट होंगे? रेन फॉरेस्ट। और ये एरिया कौन सा है? ट्रॉपिकल एरिया। तो कैसे रेन फॉरेस्ट होंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डू यू गेट इट? समझ में आया? तो ये हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब अब आता है सब ट्रॉपिकल हाई। अब देखो, ये एयर जब यहाँ उठी है, क्लाउड्स बनाएगी, ठीक है, कुछ हवा ऐसे डिस्प्लेस होएगी, ऐसे साइड में, क्योंकि बिल्कुल ऊपर तक तो नहीं जा सकती ना, हमें पता है पूरी ऊपर में तो नहीं जाएगी, क्योंकि ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फीयर एक लिड की तरह एक्ट करता है, उसके ऊपर हवा नहीं पास कर सकती नीचे से आती हुई। ठीक है। तो ये हवा यहाँ पे आई और इधर इधर सबसाइड हो गई, यहाँ 30 डिग्रीज पे सबसाइड हो गई। ठीक है। इक्वेटर से 30 डिग्री सबसाइड हो गया, कोई हवा नीचे बैठ रही है, तो बैठ रही है यानी कि भारी है, तो हाई हैवी है, एच से हाई प्रेशर है। यहाँ इनको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना क्या था,
जो पहले शिप जाया करती थी, तो प्रेशर हाई है तो शिप में ना वेट बढ़ जाता था, वो मूव नहीं कर पाती थी आगे। तो वो हॉर्स के ट्रेडर्स थे, वो अपने घोड़ों को फिर यहीं नदी में फेंक देते थे और फिर अपनी शिप को आगे लेके जाते थे, तो इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। अब जब यहाँ हाई प्रेशर है, हवा नीचे बैठ रही है, ऊपर हवा नहीं उठ रही, तो बारिश कम होगी, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे डेजर्ट्स होंगे। अगर आप ध्यान से वर्ल्ड में नज़र घुमाओ, तो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, वो सारे इसी बेल्ट के अंदर है, हाई प्रेशर बेल्ट के अंदर। और मैक्सिमम टेम्परेचर इन इसी बेल्ट पे होता है हमारा। इक्वेटर पे टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं होता, टेम्परेचर मैक्सिमम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स पे होता है, मिड लैटिट्यूड्स में। और बारिश ज़्यादा इक्वेटर पे होती है। क्यों? क्योंकि हीटिंग ज़्यादा हो रही है ना। कभी सोचा था कि बारिश इक्वेटर वाले रीजन्स में हर दिन शाम तक तो आते आते बारिश हो जाती है भाई, ठीक है? तो जब सब ट्रॉपिकल रीजन में हवा ऊपर उठी नहीं रही और वहाँ डेजर्ट्स हैं, तो ड्राई कंडीशंस है, हवा ऊपर नहीं उठ रही तो बारिश नहीं हो रही, यानी कि स्टेबल कंडीशंस है। जहाँ पे बारिश नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशंस, की बारिश नहीं हो रही है, ठीक है? फिर है सब पोलर लो प्रेशर, बताया, लो, हाई, और फिर लो, एंड देन अगेन हाई, और रीजन आपको पता ही है ये सब पोलर लो प्रेशर। अब 5 से 5 के बीच में इक्वेटेरियल, 30 के आसपास क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, फिर है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, ये था हमारा 0 डिग्री, ये था 30 डिग्री, 0 डिग्री से हवा उठी 30 डिग्री पे बैठ गई। फिर ये है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, 30 डिग्री से तो हवा ऊपर उठेगी नहीं, जो कि आगे 60 पे बैठे, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब इक्वेटर से हवा उठी थी और वो 30 पे बैठ गई थी। तो ये जो इतना हमारा समझ में आ गया था हमें, इतना कंसेप्ट जो कि हेडली सेल है, जो ये सेल है, ये इसको हम हेडली सेल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है? हेडली सेल, ठीक है? फिर तो अब सब पोलर पे लो प्रेशर कैसे बन रहा है, यानी कि यहाँ पे हवा उठ रही है, इधर सब पोलर वाले रीजन पे लो प्रेशर बन रहा है, यानी कि हवा उठ रही है। कैसे उठ रही है वो? 60 डिग्री पे बात हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, पोलर रीजन में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, यहाँ पे गर्म हवाएं चल रही होती है। और पोलर रीजन में चल रही होती है ईस्टर्लीज, यहाँ पे चल रही होती है गर्म वेस्टर्लीज। और जब गर्म हवा का मास वार्म हवा का मास मिलता है, तो ये मिक्स नहीं होते आपस में, ये फ्रंट बनाते हैं, पोलर फ्रंट, ठीक है? पोलर फ्रंट। दोबारा मेरी बात सुनो। बात समझो ध्यान से। 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के अराउंड देयर इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड warm westerlies meet polar easterlies. Front is formed. The front is called polar front. Why the front is called polar front? And how do you know that there are warm westerlies and cold polar easterlies are meeting? And then the air rises. And how here is frequent temperate cyclone? Why low pressure is also in equatorial belt? Then why cyclones are not formed there? हम्म, यही बात समझ में आ रही है? मतलब थोड़ा सा, एक सेकंड दो मुझे यार। तो इसके लिए ना आपको पहले विंड सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, या चलो मैं पहले आपको ये समझाती हूँ जो जो मैंने अभी क्वेश्चंस बोले हैं। यस, हम देखो क्या बोल रहे हैं। फ्रंट क्या होता है, जब दो एयर मासेस जिनके डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं, जो मिलते हैं ना, तो उस इसको हम बोलते हैं फिर फ्रंट, ठीक है? अब 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पे, यहाँ पे जो ये 60 डिग्री वाले रीजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 90 डिग्री का जो पोल्स है, यहाँ से जो ये पोल्स हैं, ये जो विंड्स हैं, यहाँ पे पोल से निकल के आती हैं। पोलर रीजन्स बहुत ठंडे हैं, तो एयर भी बहुत ठंडी, डेंस और हैवी रहेगी उनकी, तो वो जो है लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएगी, ठीक है? और वो क्या बनेगी, ईस्टर्लीज बन जाएंगी, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो जाती है कॉर्लिस फोर्स की वजह से, तो उनको कोल्ड विंड्स बोलते हैं। फिर जो हमें पता है कि जो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है हमारी, ये 30 डिग्रीज वाली, यहाँ पे एयर नीचे बैठ रही है क्योंकि वो हैवी है, नीचे बैठ रही है तो वो वार्म हो रही है और ड्राई हो रही है,
तो वो पोल्स की तरफ फ्लो करेगी, यानी कि यहाँ से आती हुई विंड यहाँ फ्लो करेगी, यहाँ से विंड जो है वो यहाँ फ्लो करेगी, तो टकरा गई तो यहाँ क्या बन गया फ्रंट बन गया। ठीक है, अब ये जो विंड्स है जब ये यहाँ फ्लो कर रही है तो ये वेस्टर्लीज बन जा रही है बिकॉज ऑफ व्हाट, वार्म वेस्टर्लीज हो गई और कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज हो गई। वार्म वेस्टर्लीज जो है वो पोलर एयर के कंपैरिजन में थोड़ी वार्म है। हमेशा ध्यान रखना कि क्लाइमेटोलॉजी में रिलेटिव बात करते हैं। वार्म एयर का मतलब ये नहीं है बहुत गर्म हवा पाए मिलेंगी, वार्म एयर का मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि वो पोलर एयर के कंपैरिजन में वार्म है। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है। अब पोलर फ्रंट ही क्यों बोला हमने, उसका नाम फ्रंट फॉर्म फॉर्म हुआ तो कैसा फॉर्म हुआ, पोलर फ्रंट। ठीक है, एक पोलर रीजन से आ रहा है। हमने जनरली क्या करते हैं हम बाउंड्री को कोल्ड एयर के नाम पे रखते हैं, या जोन सी वो जो जोन सा एयर जो है वो डोमिनेटिंग है उसके नाम पे रखते हैं। ठीक है, अब सुनो, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल हमें पता है, ये हेडली सेल हम पढ़ रहे हैं 0 से 30 के बीच में, 30 से 60 ये हमारा यहाँ पे फेरल सेल होता है कि भाई यहाँ से हवा यहाँ जा रही है, तो ये जो बना ये फेरल सेल, और जो ये फिर 60 से 90 के बीच में बनता है ये पोलर सेल होता है। ठीक है, 60 डिग्री पे जो फेरल सेल है यहाँ पे 60 डिग्री पे वार्म राइजिंग एयर, एंड पोलर सेल जो है यहाँ पे कोल्ड सिंकिंग एयर दैट मूव्स इक्वेटर वर्ड, ये मीट कर जाती है। समझ में आ रहा है ना, 60 डिग्री पे क्या हो रहा है, जो फेरल सेल है 30 और 60 के बीच में, 30 डिग्री से हवा यहाँ पे आ रही है, यही बताया ना मैंने भाई, वार्म वेस्टर्लीज और कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज मीट कर रही है। ठीक है, अब इक्वेटर का जो रीजन है लो प्रेशर है, डोल्ड्रम्स है। ठीक है, बट वहाँ पे कोई साइक्लोन्स नहीं बनते, क्यों, क्योंकि साइक्लोन्स को क्या चाहिए होता है, कोरियोलिस फोर्स चाहिए होता है स्पिन करने के लिए। इक्वेटर के यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स है वो 0 के बराबर है, क्योंकि एयर जो है वो ऊपर की तरफ वर्टिकली राइज तो हो रही है बट वो स्पिन नहीं करती। साइक्लोन्स जो है वो स्पिन करते हैं, इक्वेटर पे स्पिन नहीं होता तो वहाँ पे कोई साइक्लोन नहीं बनते। ऑल्सो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड जो है मूवमेंट हो रही है हमें बहुत तेजी से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर लो है बट यूनिफॉर्म है, राइट, वहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेशर है। लेकिन साइक्लोन में आपको प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए होता है। ठीक है, अब एक विंड सिस्टम जरा फटाफट से बता देती हूँ मैं आपको। ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, बताऊंगी छोड़ू चलो अभी स्किप करते हैं। ये बात समझ में आ गई ना आपको भाई कि ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, देन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, एंड देन आपका ये सब पोलर लो प्रेशर है, और एयर जो है यहाँ पे राइज कर रही है, तो यहाँ से जो हवा आ रही है फ्रंट बन रहा है, तो एयर जो है वो राइज कर रही है। ठीक है, जब एयर राइज कर रही है यहाँ पे तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो घूम भी रही है, तो ये टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट साइक्लोन्स यहाँ पे आपके बनेंगे जिसको साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते हैं। फिर हम चलते हैं पोलर हाई बेल्ट्स पे, जो कि आपका पोलर सेल होता है 60 डिग्री से 90 डिग्री, एक्सट्रीमली कोल्ड एयर है वहाँ पे, जो पे एयर डेंस है तो जो एयर बैठेगी तो ये हाई प्रेशर है, तो बहुत ड्राई और अनस्टेबल एयर है, बहुत लेस प्रेसिपिटेशन है, तो यहाँ पे आपको पोलर डेजर्ट्स मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया अरेंजमेंट ऑफ प्रेशर बेल्ट, और ये ट्राई सर्कुलेशन मॉडल है ये भी। अब जो है ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करती है ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स जो हैं ये शिफ्ट करती है थोड़ी ऊपर नीचे, क्यों, क्योंकि सन की पोजीशन तो शिफ्ट कर सकती है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। देखो गर्मियों में क्या हो रहा है, गर्मियों में जो सन है उसकी जो डायरेक्ट रेज है वो कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ हैं, ठीक है, तो बेल्ट थोड़ी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी ऊपर की तरफ। मॉनसून जो है वो आती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इस टाइम पे। फिर जब विंटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो जो ये सन की रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे शिफ्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो बेल्ट साउथवर्ड मूव करती हैं। इंडिया में ड्राई विंटर होता है, इसको बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, तो ये शिफ्टिंग हो जाती है इसकी। ठीक है, अब ये प्रेशर बेल्ट की वजह से ही विंड्स जो है वो फ्लो करती है। अब ये तो आपको पता लग गया कि पोलर हाई में कौन सी है, पोलर ईस्टर्लीज है। सब पोलर लो पे क्या बन रहा है, पोलर फ्रंट है और वार्म वेस्टर्लीज है। यहाँ पे वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स है, और ये ट्रेड विंड्स है। तो प्रेशर बेल्ट डिसाइड करते हैं कि ग्लोबल विंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ये याद कर लो अभी फटाफट से, क्योंकि इसको लिख के आओगे तो अच्छा लगेगा। ये ग्लोबल विंड का कंसेप्ट समझ में आया क्या है देखो, जो आपका पोलर हाई है वहां पे क्या है, ईस्टर्लीज है।
जो आपका सब पोलर लो है वहाँ पे क्या है, पोलर फ्रंट बन रहा है और वार्म वेस्टर्लीज है। यहाँ पे क्या है, वेस्टर्लीज है और ट्रेड विंड्स है। यहाँ पर क्या है, ट्रेड विंड्स है। और रीजनल विंड्स आपकी जो होती हैं, सीजनल विंड्स, लू वगैरह, वो तो है ही। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लोबल विंड पता लगती है इसको आपको। क्लाइमेटिक जोन्स, इक्वेटर पे हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट 30 डिग्री पे मिलते हैं, टेम्परेट रीजन्स यहाँ मिलते हैं, पोलर डेजर्ट्स यहाँ मिलते हैं। कैसे पता लगा, इसी से पता लगा। और जो मैं आपको बताया था सबसे ऊपर कि भाई ये डायग्राम एक बार देख लेना, पूरा वो डायग्राम बना के आना क्लाइमेटिक का, वर्ल्ड क्लाइमेट जोन्स का। ठीक है, बाकी ये यहाँ से क्लियर तो हो ही गया कि जब इक्वेटर पे क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ट्रॉपिकल रीजन है, बारिश ज़्यादा है तो इसीलिए। फिर उसके ऊपर जो रीजन है सब ट्रॉपिकल, वहाँ पे क्या हो रहा है, 30 डिग्री वाले पे वहाँ डेजर्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी वहाँ पे हाई प्रेशर है और गर्म हवाएं हैं, मतलब। ठीक है, ये लो प्रेशर सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, साइक्लोन्स मिल रहे हैं। फिर ऊपर पोलर फ्रंट है, वहाँ पे पोलर डेजर्ट मिल रहे हैं। ओशन करंट्स को भी कंट्रोल करता है ये। मानसून्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी है कि इक्वेटर पे बहुत कड़ाके की रेनफॉल होती है, 30 डिग्रीज पे डेजर्ट कंडीशन से रेनफॉल कम होती है। साइक्लोनिक स्ट्रॉम्स आ जाते हैं 60 डिग्री पे, तो वहाँ पे रेनफॉल होती है, स्ट्रॉम्स भी आ जाते हैं, पोलर फ्रंट पे नहीं होता। ठीक है, तो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट फाउंडेशन है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का, सबको सब चीज़ को ये कंट्रोल करती है। ठीक है। यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया, प्रेशर, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट का सिस्टम समझ में आ गया। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, जब प्रेशर एक रीजन में प्रेशर में डिफरेंस आता है, हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, सबको पता है। तो ये मान लो यहाँ पे आपकी क्या होगी, हवाएं राइज कर रही है तो लो प्रेशर बन गया, पर हवा बहुत ज़्यादा ऊपर है तो ऊपर तो जा नहीं पाएंगी, तो वापस यहाँ आके यहीं आ जाएंगी ये, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती है, हाई से लो मतलब। आइसोबार, लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर, इंपॉर्टेंस पता है, मानसून सीजन कंट्रोल करती है ये सब। फिर आता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, तीसरा क्लाइमेटिक एलिमेंट। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर यानी कि जो वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी जो है, जो इवेपोरेशन से आती है। अब ह्यूमिडिटी भी 3 टाइप की होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्पेसिफिक। ठीक है। क्लाउड कैसे बन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ये, प्रेसिपिटेशन एंड ड्यू एंड फॉग, ह्यूमिडिटी पे और क्लाउड्स पे डिपेंड कर रहा है कितने वो हो रहा है। ठीक है, मॉइस्चर, टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे, प्रेशर कैसा है, वेपोरेशन रेट कैसा है, विंड कैसी चल रही है, ओशन करंट्स कैसे हैं, डिस्टेंस नियर द सी कितना है, रिलीफ माउंटेन्स, ये सारे इसके फीचर्स हैं। क्लाउड फॉर्मेशन के लिए हीट बजट कंट्रोल करता है, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई प्रोवाइड करता है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, इसके लिए बेनिफिशियल है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड कंसेप्ट हैं। तो एक ट्राइंगल बना सकते हो, बीच में लिख सकते हो क्लाइमेट, यहाँ लिख सकते हो टेम्परेचर, प्रेशर एंड मॉइस्चर। ठीक है, बस ये इतना करके ना, ये मैंने आपको दो तीन दो टॉपिक करा दिए हैं, नेचर स्कोप और रेलेवेंस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, और जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और आपका मॉइस्चर। इतना करके आपका एक क्वेश्चन 100% हो जाएगा यहाँ से। बट फिर भी कई बार 0.1 चांसेस हो जाते हैं पेपर में नहीं आई, तो क्या करोगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको ये मैं बता रही हूँ यहाँ तक ही। बट आप अगर ये सोच के चाहते हो कि ठीक है इतना ही कर लेते हैं, बहुत आया तो ठीक है, वरना नहीं करके आएंगे, तो इतना ही करके ख़त्म कर लो। अच्छे से करना है तो ये आगे की वीडियो भी सुन लो, क्योंकि यहाँ से अब जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वो तो बनेंगे बनेंगे आपके, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बने ना बने, बट यहाँ से तो बनेंगे ही। ठीक है, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये वीडियो जो है पूरी देख के आपके यूनिट 1 से, चाहे कोई 14 मार्क का क्वेश्चन बने या 2 नंबर के क्वेश्चन बने, हर एक क्वेश्चन 100% कवर हो जाए। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है ये, एग्जैक्ट एग्जाम फॉर्मेट के साथ, जोग्राफिकल टर्म्स का यूज़ करके डायग्राम्स बताऊंगी, क्लियर हेडिंग्स बताऊंगी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे, क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर साइकिल भी होती है, जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर का, बेसिकली सरफेस पे, सरफेस के अपर और सरफेस के बिलो, बिलो सब भूल जाते हैं, ग्राउंड वाटर नहीं भूलना इसमें। ये क्लोज्ड सिस्टम है ग्लोबल लेवल पे, यानी कि ये अगर हमारी अर्थ है तो इवेपोरेशन हो रहा है, बारिश आ रही है, कंडेंसेशन, ग्राउंड वाटर में पानी चले जा रहा है, ये पूरा फैक्टर हो रहा है। तो ग्लोबल लेवल पे जो सिस्टम है कि कोई लॉस नहीं हो रहा या कोई गेन नहीं हो रहा वाटर का, जितना वाटर है अर्थ पे वो उतना ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हर समय प्रेजेंट है।
ठीक है, लेकिन ओपन सिस्टम की तरह ये काम करता है लोकल लेवल पे कि भाई हमारे यहाँ से फॉर एग्जांपल राजस्थान का एक गांव सूख गया पूरा, लेकिन पानी तो वहाँ था, तो अब कहाँ गया? आप तो बोल रहे हो कि भाई वो क्लोज सिस्टम है तो पानी तो ये होना चाहिए जब नो गेन और नो लॉस है, बट वहाँ पे रीजनल प्रॉब्लम की वजह से पानी वहाँ से चले गया, तो ओपन सिस्टम की तरह ये एक्ट करता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल लोकल लेवल पे। ठीक है, अब यार ये कैसे मेंटेन होता है? देखो मतलब पानी ऊपर उठ रहा है, इवेपोरेशन मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में, इवेपोरेशन की वजह से, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी। जब सनलाइट पड़ रही है तभी तो इवेपोरेशन हो रहा है, और जब रिवर्स बह रही हैं, पानी नीचे अंडरग्राउंड स्टोर्ड है, या बारिश आ रही है, तो पानी बारिश आ रही है तो नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है? तो ग्रेविटी। तो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो जो है मेनली इन दोनों कारणों की वजह से ही हो रही है। ठीक है, जो ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है वाटर का सरफेस के ऊपर, सरफेस के अबव यानी कि एटमॉस्फेयर में, और सरफेस के बिलो यानी कि ग्राउंड वाटर में, तो ये जो इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है? सोलर एनर्जी है और ग्रेविटी है। सोलर एनर्जी और ग्रेविटी इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लो, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? सर्कुलेशन ऑफ वाटर है अर्थ के स्फीयर्स के बीच में, चारों स्फीयर्स, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर। तो यहाँ पर भी आप जो है वो वाला डायग्राम बना सकते हो। डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, इवापोरेशन हो रही है, ठीक है, कंडेंसेशन हो गई, ऊपर वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए, क्लाउड्स बन गए, प्रेसिपिटेशन आ गई, बारिश आ गई, चाहे वो रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, या स्लीट हो, या कुछ भी हो। इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ एंड ट्रांसपोर्टेट ट्रांसपीरेशन जो प्लांट्स कर रहे होते हैं। तो ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? दैट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर अमंग द स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज एटमॉस्फेयर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड बायोस्फियर, थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक कंडेंसेशन, उसमें लिखना है पूरा सीक्वेंस में, लाइक इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, ट्रांसपीरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देन कंपोनेंट्स या प्रोसेसेस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे क्वेश्चन आया तो इंट्रोडक्शन लिखा, देन डेफिनेशन लिखी, देन कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस लिखोगे इसके, कि भाई पहले इवापोरेशन होता है कि जो पानी नीचे है वो इवापोरेट करके वेपर बन रहा है, मोस्टली ये ओशन और सीज से हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, सोलर रेडिएशन ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा होगा, फिर ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है साथ साथ, इवापो ट्रांसपीरेशन साथ में होता है ये, यानी कि जो प्लांट्स हैं, जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है प्लांट्स का थ्रू स्टोमेटा, वाटर वेपर, वाटर की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, राइट, ट्रांसपीरेशन जो इधर मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो लीव्स पे आ जाती है सर्दियों के टाइम पे, ड्यू ड्यू बन जाती है, उसे इवापो ट्रांसपिरेशन जब हो रहा है, फिर साथ में फिर ये क्या हो रहा है, इनसे पानी निकल रहा है। तो एटमॉस्फेयर में जो पानी पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है? इवापोरेशन से पहुंच रहा है, डायरेक्ट 71% ओशन से इवापोरेट होकर, या इवापो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, प्लांट्स के थ्रू निकल रहा है, तो एटमॉस्फेयर में पानी पहुंच गया। अब ऊपर जाके क्या होगा? वो वाटर वेपर ठंडा हो जाएगा, वाटर वेपर कूल हो जाएंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स, जिससे क्लाउड्स, ड्यू और फॉग बन जाएगा। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होती है, ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं, सोल्ट पार्टिकल्स हैं। एक सेकेंड इस पानी पी लूं। हम्म, तो ऊपर जो हवा में पार्टिकल्स है उसकी वजह से क्लाउड्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर क्लाउड्स बन गए तो क्या होगा? बारिश होगी, रेन, स्नो, हेल, स्लीट, ड्रिजल। रेनफॉल पता ही है, कन्वेंशनल ओरोग्राफिक साइक्लोनिक होती है। कन्वेंशनल रेनफॉल ठीक है, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल, जब साइक्लोन्स आ रहे हैं तब रेनफॉल आ रही है। कन्वेंशनल जो नॉर्मल आपकी बारिश है, ओरोग्राफिक जब क्लाउड्स आपके टकरा गए किसी रिलीफ फीचर पे तब आ रही है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। अब इनफिल्ट्रेशन यानी कि जो वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, या माउंटेन से रन ऑफ करके यहाँ एब्जॉर्ब होता जा रहा है स्लोप पे, रन ऑफ जब वो रिवर्स की तरफ भागता है पानी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ कटे हुए हैं, ग्राउंड वाटर फ्लो, फिर वो ग्राउंड वाटर में सीप कर जाता है और स्लोली थ्रू एक्वीफायर्स वेल को रिचार्ज करता है, मेंटेन रिवर फ्लो इन ड्राई सीजन। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द प्रोसेस। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का इंट्रोडक्शन देख लिया, की डेफिनेशन देख ली, कंपोनेंट्स या प्रोसेसेस देख लिए कि इवापोरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, कंडेंसेशन है, प्रेसिपिटेशन है, इनफिल्ट्रेशन है, रन ऑफ है, और ग्राउंड वाटर फ्लो है। फिर ये जो वाटर है, ये हमें पता ही है कि भाई ओशंस में स्टोर है, ग्लेशियर में है, ग्राउंड वाटर में है, इन इन जगह इतनी जगह जो वाटर है ये स्टोरेज रिजर्वॉयर्स हैं साइकिल में। दिस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दीज आर दी स्टोरेज रिजर्वॉयर्स।
ठीक है, कि भाई पानी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोर्ड है इन जगह पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बता ही दी कि सोलर ड्रिवन है और ग्रेविटी ड्रिवन है। ये क्लोज सिस्टम है ग्लोबली और ओपन सिस्टम है लोकली। ग्लोबल हीट को बैलेंस करता है। जो क्लाउड्स हैं वो क्या है, वो बैलेंसर ही तो है टेम्परेचर के, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है, अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, फ्रेश वाटर सप्लाई आता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, सॉइल फॉर्मेशन वेदरिंग में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस में, हाइड्रो पावर, ह्यूमन यूज। ठीक है, और ये डायग्राम बना देना कि भाई कंडें देखो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। हाँ, ये क्लियर नहीं है डायग्राम, बट आप बना देना, ठीक है, मार्क्स तो इंक्रीज हो ही जाते हैं इससे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्लियर है। यू हैव योर इंट्रोडक्शन, यू हैव योर डेफिनेशन, यू हैव योर कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस, देन ये स्टोरेज रिजर्वॉयर्स की तरह एक्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स बता देना कैसी है, स्लो सोलर ड्रिवन, ग्रेविटी ड्रिवन, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ग्लोबल हीट को बैलेंस कर रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा है, फ्रेश वाटर सप्लाई दे रहा है, लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, सॉइल फॉर्मेशन में, एग्रीकल्चर में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, और टेम्परेचर बैलेंस में, ग्लोबल वार्मिंग बैलेंस में, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में, हाइड्रो पावर, इन सब चीज़ों में ये हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रिक जनरेशन में। डायनामिक एसेंशियल नेचुरल सिस्टम है, जो कि वाटर कंटिन्यूसली मूव करता है, इससे लाइफ को सस्टेन करता है, लैंडस्केप को शेप करता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। बैलेंस काफ़ी क्रूशियल है। डिस्टर्बेंसेज अगर हुई तो डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो साइकिल डिस्टर्ब होती है, फ्लड्स, नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, वाटर स्कैसिटी बढ़ जाती है। तो एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो वो भी हो जाएगा अब यहाँ से। ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स बता ही चुकी हूँ। ग्लोबल टेम्परेचर बेल्ट्स, ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, पता ही है तो आपको कि भाई हॉरिजॉन्टल बेल्ट्स है और सरफेस पे लैटिट्यूड कंडीशन की वजह से, फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये आपका यहाँ इक्वेटोरियल रीजन हो गया, ट्रॉपिकल रीजन हो गया, सब टेम्परेट रीजन हो गया, पोलर रीजन हो गया। अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ स्फेरिकल है, प्लेट स्फेरॉइड टिल्टेड है, उसकी वजह से जो है ये अनइक्वल हीटिंग होती है। और प्रेशर अलग अलग है तो टेम्परेचर अलग अलग, ऑब्वियसली एक प्री रिक्वेस्ट है उसके लिए, ठीक है। और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है इम्पैक्टेड रहती हैं। अब टेम्परेचर लैटिट्यूड की वजह से चेंज होता है, कितनी इंसोलेशन आ रही है, अर्थ की टिल्ट जो है, रेवोल्यूशन है, लैंड एंड वाटर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, ये सब टेम्परेचर को डिटरमाइन करते हैं फैक्टर्स। टॉरिड जोन है, आपको पता ही है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन है, हॉटेस्ट रीजन है वर्ल्ड का, डायरेक्ट सनरेज यहाँ पे आती है। अमेजॉन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, इंडोनेशिया वाला रीजन, यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी रहती है, रेनफॉल आती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। एनुअल टेम्परेचर जो रेंज है वो लो है। टेम्परेट जोन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी कम रहता है। तो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है 66.5 तक, और साउथर्न टेम्परेट जोन है, ठीक है। 4 क्लियर सीजन है, वेस्टर्ली साइक्लोन्स, ओशन करंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। फ्रिजिड जोन है, फिर आपके सनरेज यहाँ पे स्लांटिंग है, कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड है, ग्रीनलैंड एंटार्क्टिका। सीजनल शिफ्टिंग भी होती है, पेरेंट मूवमेंट ऑफ सन बिफोर द ट्रॉपिक्स। शिफ्टिंग सीजन आपको बताइए, जब सॉलिस्टिस होता है तब ये शिफ्ट करते हैं। जब समर सीजन है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा जो लाइट है तो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाती है बेल्ट्स, ठीक है। अब आइसोथर्म जो है वो पता होता है, उन लाइन से हमें पता लगता है। फैक्टर्स जो है ग्लोबल टेम्परेचर बेल्ट, ये हमें पता ही है, ऑल्टीट्यूड, ओशन करंट, कॉन्टिनेंटलिटी, विंड्स, क्लाउड कवर, ये हम सारा उसमें पढ़ के आ चुके हैं, जो भी हमने ऊपर टेम्परेचर वाला पढ़ा था। ये क्वेश्चन वहीं से आ सकता है अगर आया तो। इस पर इंपॉर्टेंस क्या है इन बेल्ट की, क्लाइमेटिक जोन्स जो है वेजिटेशन और सॉइल को डिपेंड करता है, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट कितनी होगी, ग्लोबल प्रेशर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कैसे होगी, क्या वहाँ पे थर्मल बैकबोन ऑफ द, दे एक्सप्लेन वाई सर्टेन रीजन्स आर कोल्ड एंड, ये सारा इतना कुछ नहीं। अब जेट स्ट्रीम का ना क्वेश्चन है तो पूरा प्रिपेयर करके जाओ, या जेट स्ट्रीम का आप क्या करके जाओ, 2 नंबर का प्रिपेयर करके जाओ। ये जो जेट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, और फिर एक ये जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, जो मैं बता चुकी हूँ खैर, जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। बस ये इतना कर लो, इतना, ये 2 नंबर है, कुछ क्वेश्चन है। यूनिट 1 से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, मिक्स करके दे दे, कहीं भी दे दे, कुछ भी दे दे, या 2 नंबर में कुछ क्वेश्चन आ जाए इस यूनिट से, डन है, कुछ छूटेगा ही नहीं, कुछ छूट ही नहीं सकता, ठीक है। बट जेट स्ट्रीम में क्वेश्चन हो जाए तो फिर छोड़ भी सकते हो इसको, क्वेश्चन इनकी सब कुछ कर ही लिया है, जेट स्ट्रीम पे क्वेश्चन आ ही गया तो छोड़ सकते हो, क्योंकि इतने से बन ही जाएगा आपका पहला क्वेश्चन आराम से। बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा लगेगी नहीं। देखो क्या है, जो आपका अपर एटमॉस्फियर है, वहाँ पे जो आपकी अपर ट्रोपोस्फियर है और लोअर स्ट्रेटोस्फियर है, यानी कि ट्रोपोपोज वाला जो रीजन है, ट्रोपोपोज के ऊपर का थोड़ा रीजन और उसके नीचे का थोड़ा रीजन, यानी कि
अपर ट्रोपोस्फियर और जो आपका लोअर स्ट्रेटोस्फियर है, यानी कि 8 से 15 किलोमीटर तक का जो एरिया है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ट्रोपोस्फियर होती है वो होती है 8 से 18 और फिर यहाँ पे आपकी होती है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो ये 8 से 15 किलोमीटर का जो रीजन है वहाँ पे क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा तेज उचली हाइट है तो हाई ऑल्टीट्यूड है, नैरो बैंड्स कम रीजन में ही चलती है, ज़्यादा लंबे रीजन, ज़्यादा बड़े रीजन में नहीं। तो ये तेज तेज जो हवाएं चलती है ना उसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। क्या है, एक तो नैरो बेल्ट्स है किसकी, बहुत फास्ट मूविंग हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स जो कि अपर ट्रोपोस्फियर में या लोअर स्ट्रेटोस्फियर में मिलती हैं, वेस्ट से ईस्ट, इधर से इधर ये ब्लो करती हैं कोरोलिस फोर्स की वजह से। और बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट, मानसून और विंड, इनकी स्पीड जो है 120 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, बट ऑल्सो 350 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा भी हो सकती है। 2 नंबर में आया तो यही लिख के आना है। ये जेट स्ट्रीम्स क्या है, नैरो बैंड्स हैं किसके, हाई ऑल्टीट्यूड वेरी फास्ट मूविंग विंड्स वेयर इन दी अपर ट्रोपोस्फियर और लोअर स्ट्रेटोस्फियर, 8 से 15 किलोमीटर के बीच का रीजन, 120 से 240 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड हो सकती है, 350 किलोमीटर प्रति घंटा से भी बढ़ सकती है। जेट स्ट्रीम एक कंसनट्रेटेड हाई स्पीड एयर करंट है जो कि वेस्ट की ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करता है और स्पेशली नियर द ट्रोपोपोज के पास में। कॉजेस क्या है इसके, अर्थ की रोटेशन, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर ग्रेडियंट, फ्रिक्शनलेस अपर एटमॉस्फेयर, वहाँ पे एयर फास्ट मूव करती है अपर एटमॉस्फेयर में, अर्थ की रोटेशन की वजह से वेस्ट टू ईस्ट इसका फ्लो है, और इक्वेटर एंड पोल्स का जो रीजन है वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं और वार्म ट्रॉपिकल और कोल्ड पोलर एयर है। मोर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गर जेट आएगा। तो ये 3 रीजन है। क्या क्या रीजन है, पहला कि भाई वहाँ पे हवाएं जो हैं वो तेज मूव करती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कम है, दूसरा अर्थ की रोटेशन, तीसरा स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर ग्रेडियंट। 4 टाइप की है ये। पहला पोलर जेट स्ट्रीम, ऑब्वियसली पोलर फ्रंट के पास रहेंगी, टेम्परेट साइक्लोन की वजह से यही हो रही है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम 30 डिग्री के पास रहेंगी, विंटर में स्ट्रॉन्ग है, इंडियन मानसून के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट समर में मिलेगा इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर, और सोमाली जेट ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्ट टू ईस्ट अपर ट्रॉस्फेयर हाईली मेंडरिंग। छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, फटाफट एक बार दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। ये मॉनसून का अलग क्वेश्चन है तो इस पर छोड़ सकते हो बिल्कुल। ठीक है, बस जेट स्ट्रीम मत करके जाओ क्योंकि डिटेल में समझाना पड़ेगा इसको। जिसको आता है उसके लिए क्वेश्चन बना के दे दिया मैंने, बट जिसको नहीं आता वो छोड़ देना इसको, क्योंकि यूनिट 1 में नेचर एंड स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी हो गया है आपका, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर हो गया है। जेट स्ट्रीम का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, पहला नहीं बनेगा। जेट स्ट्रीम वाला टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो वो आप निपटा लोगे, अब करने की जरूरत नहीं है इसको। अब जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन थोड़ा सा बता देती हूँ, जो ऊपर करा है वैसे तो उसी का थोड़ा बहुत ऐसे मिक्सचर है। अब ये जेट स्ट्रीम छोड़ रहे हो तो ये वाला टॉपिक कर लो, वैसे ये वही है जो ऊपर करा है। ठीक है, जेट स्ट्रीम छोड़ देना, ये वाला टॉपिक सुन लो एक बार फटाफट से। इसके अंदर यही है आपका ट्राई सर्कुलेशन मॉडल जो बता दिया मैंने आपको, प्रेशर बेल्ट्स और आपके ये ट्रेड विंड्स वाली बेल्ट है और टेम्परेचर बेल्ट्स। ट्रेड विंड मैंने बता ही दिया है, ट्रेड विंड कहाँ पे होती है, ट्रेड विंड्स कहाँ है आपकी, इक्वेटोरियल जोन में और सब ट्रॉपिकल हाई में। ठीक है, वेस्टर्लीज बता दिया कहाँ है, सब पोलर लो में 30 से 60 डिग्री के बीच में है ये। फिर पोलर ईस्टर्लीज है, कोरलिस फोर्स का इनमें वो है। बस ये करने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट से जरा ये देख लो, बता दिया क्लाइमेटिक एलिमेंट्स पे 2 नंबर का क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेट्रोलॉजिकल साइकिल, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट, ग्लोबल टेम्परेचर बेल्ट, जेट स्ट्रीम, बस डन। यूनिट 1 यहाँ से ख़त्म है आपकी।
सिंपल सी बात ये है, आपने स्कोप एंड नेचर वाला पार्ट कर लिया और क्लाइमेटिक एलिमेंट्स कर लिया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कर ली, थोड़ा बहुत बेसिक जो मैंने बता दिया, प्रेशर बेल्ट नहीं, ये सब यूनिट 1 100% कंप्लीट है इस 1 घंटे की वीडियो से।